बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। रुकनुद्दीन बेबरस किस्त नंबर 15। मगरबी और ईसाई मौरखीन तासुब और जांबदारी से काम लेते हुए इस जंग के मुतल्लिक लिखते हैं, सुल्तान ने शहर के तमाम पुराने गिरजों और किलों को नज़र आतिश कर दिया। इनमें से बाज़ को आलमगीर शोहरत हासिल थी, लेकिन ये हकीकत नहीं है और ना ही इनके बयान में किसी हद तक कोई सदाकत है, इसलिए कि अंताकिया में आज भी बहुत पुराने गिरजे और किले मौजूद हैं। जिस वक्त सुल्तान बेबरस ने अंताकिया में क़याम किया था, उस वक्त अंताकिया का हुक्मरान बहुमंड तराबलस शहर में क़याम किए हुए था। उसकी गैर मौजूदगी में ही हमलावर होकर सुल्तान ने अंताकिया को फ़तह कर लिया था। शहर को फ़तह करने और उसका सारा इंतज़ाम अपने हाथ में लेने के बाद सुल्तान ने ख़त लिखा और कासिद के ज़रिए वो ख़त उसने तराबलस में मुकीम अंताकिया के बादशाह बहुमंड को रवाना किया। उस ख़त में सुल्तान ने लिखा था, अंताकिया में तुम्हारे आदमियों में से एक भी ना बचा जो तुम्हें शहर के अंजाम से मुताल्ला करता, इसलिए हम खुद ये नागवार फ़र्ज़ बजा लाते हैं। जिन इस्तकामात पर तुमको नाज था वो सब मलिया मेट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी बर्बादी पर तुम्हारे साथ हमदर्दी का इजहार करने वाला भी कोई नहीं, इसलिए हम ही हमदर्दी का ये फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। कहते हैं सुल्तान बेबरस का ये ख़त जब अंताकिया के बादशाह बहुमंड को तराबलस में मिला तो ख़त के मंदरजात और अंताकिया की फ़तह हो जाने की ख़बर पर उसका खून खोल उठा। उसने ये सारे हालात यूरोप के मुख्तलिफ़ बादशाहों और पापा रोम की खिदमत में रवाना किए और उनसे सुल्तान बेबरस के ख़िलाफ़ मदद तलब की, लेकिन कोई भी सुल्तान बेबरस का मुकाबला करने की जुर्रत ना कर सका और मायूस होकर वो तराबलस से निकलकर कबरुस की तरफ चला गया। अंताकिया को फ़तह करने के बाद सुल्तान ने अपनी तवज्जो आर्मीनिया की तरफ मबजूल की। आर्मीनिया के बादशाह का नाम बैटन था। ये बड़ा मुतासिब, इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे रहने वाला था। ये कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था जिससे फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। माजी में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ हलाकू ख़ान और दूसरी मंगोल क़ुव्वतों का साथ देता रहा था, और जब सुल्तान बेबरस ने मंगोलों को अपने सामने ज़ेर कर दिया और इन्हें इस काबिल ना छोड़ा कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आइंदा जंग कर सकें, इसके बाद सुल्तान ने सलेबियों के ख़िलाफ़ तलवार बुलंद की और उनके मुख्तलिफ़ शहरों और किलों पर हमलावर होकर फतूहात का सिलसिला फैलाना शुरू कर दिया। तो इस आर्मीनिया के हुक्मरान बैटन ने मंगोलों के बाद सलेबियों की भरपूर अंदाज में मदद करनी शुरू कर दी थी। लिहाजा सुल्तान ने अब फ़लस्तीन के कुछ दीगर शहरों को नज़रअंदाज करते हुए पहले आर्मीनिया के बादशाह पर हमलावर होकर उसकी कमर तोड़ने का इरादा कर लिया था। आर्मीनिया एशिया कोचक का करीब तरीन इलाका ख्याल किया जाता था, जो ज़्यादातर कोहिस्तानी सिलसिलों से भरा हुआ था। इसके शमाल की तरफ बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले थे, जबकि जनूब की तरफ भी एक कोहिस्तानी सिलसिला था जिसे जबल तारूस कहकर पुकारते थे। इन दिनों इनका मजमूई रकबा लगभग 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब था। आजकल इस इलाके में से कुछ तुर्की के कब्ज़े में है और कुछ आर्मीनिया के पास। सुल्तान बेबरस की फतूहात का सिलसिला कुछ इस तरह फैला था कि इसके शामी इलाकों और अंताकिया की सरहदें अब आर्मीनिया के हुक्मरान बैटन के इलाकों से जा मिली थी। लिहाजा सबसे पहले सुल्तान ने आर्मीनिया के हुक्मरान बैटन का ही बंदोबस्त करने का इरादा किया। सुल्तान बड़ी बरक रफ्तारी से आर्मीनिया की तरफ बढ़ा और आर्मीनिया पर उसने यलगार कर दी। इसका मकसद आर्मीनिया के उन कोहिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा करना ना था, बल्कि आर्मीनिया की ताकत और क़ुव्वत की कमर तोड़ना था, ताकि आइंदा वो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का साथ न दे पाए। इसके अलावा सुल्तान आर्मीनिया के जंगजुओं को मंगोलों और उनके ख़िलाफ़ दूसरी क़ुव्वतों की हमायत और मदद की सज़ा भी देना चाहता था। सुल्तान आर्मीनिया के इलाके में दाखिल होने के बाद
आंधी और तूफ़ान की तरह आगे बढ़ता चला गया। कई मौक़ों पर आर्मीनिया के बादशाह बैटन ने सुल्तान की राह रोकनी चाहिए, लेकिन जो लश्कर भी इसके सामने आया, सुल्तान ने इसे खस व खशाक की तरह उड़ा कर रख दिया। इसके बाद पेशकदमी और यलगार करते हुए सुल्तान आर्मीनिया के एक अहम शहर ओना तक पहुंच गया। शहर पर हमलावर हुआ और शहर की ईंट से ईंट बजाकर शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह आर्मीनिया पर हमलावर होकर सुल्तान ने सिर्फ आर्मीनिया के बादशाह बैटन बल्कि उसकी अक्सी ताकत और क़ुव्वत की भी कमर तोड़ कर रख दी थी। फिर आर्मीनिया के बादशाह बैटन की बदकिस्मती कि इन जंगों के दौरान सुल्तान ने जहां उसके अनगिनत लश्करियों को मौत के घाट उतारा, वहां उसके बेटे को भी ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया। अपने बेटे की गिरफ़्तारी पर बैटन बड़ा परेशान, फ़िक्रमंद और बेताब हुआ। लिहाजा अपने बेटे को सुल्तान से छुड़वाने के लिए उसने फ़िदिये में एक कसीर रकम सुल्तान को अदा की, जिसके जवाब में सुल्तान ने उसके बेटे को रिहा कर दिया था। सुल्तान शायद कुछ अरसा और आर्मीनिया में क़याम करता और उसके दूसरे बहुत से शहरों को फ़तह करके माल गनीमत की सूरत में अपने लिए और अपने लश्करियों के लिए फ़ायदा हासिल करता। पर इसी दौरान सुल्तान के मुखबरों और तलाइयों गुरों ने ऐसी खबर देनी शुरू की जिसकी बिना पर सुल्तान को आर्मीनिया से निकलकर वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। हुआ यूँ कि जिन दिनों सुल्तान आर्मीनिया में अपनी तर्कताज़ और यलगार में मसरूफ़ था, इसके मुखबरों ने इतला दी कि सुल्तान की वसी फतूहात की खबरें यूरोप तक पहुंच गई हैं और यूरोप में फिर एक बार सलेबी जहाज़ का आवाज़ इसी तरह शुरू हो गया है जिस तरह इससे पहले सुल्तान अमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ था। साथ ही सुल्तान को ये भी खबरें पहुंचनी शुरू हो गई कि यूरोप वालों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और अब वो लश्कर सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा है। यह खबरें सुनकर सुल्तान ने आर्मीनिया के अंदर अपनी मज़ीद पेशकदमी को रोक दिया। आर्मीनिया से वो निकला, पलटा और यूरोपी सलेबियों का मुकाबला करने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर वो काहिरा पहुंचा। सुल्तान जब काहिरा पहुंचा तो काहिरा के लोगों ने सुल्तान की फतूहात की वजह से इसका ऐसा शानदार इस्तकबाल किया जिसकी मिसाल तारीख़ के औराक में नहीं मिलती। साथ ही लोगों ने फतूहात के बाद सलामती के साथ सुल्तान के वापसी आने पर शुक्राने की नमाज़ें भी अदा की।